बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है? ठीक है, खैरियत है? उम्मीद होगी इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोगों फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। बच्चे, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आप लोगों को फिजिक्स के बारे में बता दूं, फिजिक्स की थोड़ा सा हिस्ट्री बता दूं कि ये फिजिक्स की हिस्ट्री क्या है। तो फिजिक्स हमारे पास ब्रांच है फिजिकल साइंस की। तो बच्चे, फिजिकल साइंस, तो बात आ गई हमारे पास साइंस की। तो साइंस क्या चीज़ है? अच्छा, हमारे पास जो फिजिक्स है ना, और केमिस्ट्री और बायो जो है ना, ये हमारे पास साइंस की ब्रांच है। सही है। ये हमारे पास हम लोगों ने जो एक बुक्स में ये तीनों बुक्स को, मतलब कि एक बहुत लंबा चैप्टर बन रहा था हमारे पास। बहुत मतलब कि ये डिफिकल्ट हो जाता हमारे लिए एक ही बुक्स में इतनी बड़ी जो हम नॉलेज की स्टडी कर सकें। तो इस वजह से साइंटिस्ट ने क्या किया कि अपनी आसानी के लिए साइंस को डिवाइड कर दिया गया है कितनी ब्रांच में। साइंस को बेसिकली 2 ब्रांच में डिवाइड किया गया है। साइंस को 2 ब्रांच में डिवाइड किया गया है। एक हम लोग कहते हैं फिजिकल साइंस, और दूसरे को हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल साइंस। जी, देखें हम लोगों ने साइंस को कितनी ब्रांच में डिवाइड किया? 2 ब्रांच में डिवाइड किया। एक हम लोग कहते हैं फिजिकल साइंस और दूसरे को क्या कहते हैं, और बायोलॉजिकल साइंस। सही है। अब देखिए साइंस क्या चीज है ना। तो साइंस हमारे पास लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है, जिसका मीनिंग है सेंशिया से डिराइव किया गया, इसका मीनिंग हमारे पास नॉलेज है। समझ आइए बात की ना, कि हमारे पास नॉलेज इसका मीनिंग है। तो नॉलेज से बात है। नॉलेज देख किसे कहते हैं हम लोग, कि किसी चीज के बारे में हमें क्या होना, मालूमात होना, इसको हम नॉलेज कहते हैं। तो साइंस की डिफिनेशन हमारे पास क्या बन जाएगी? साइंस की डिफिनेशन हमारे पास जो हम लोग स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से हमें जो पढ़ाई जाती है हमारे स्कूल्स में, वो है द सिस्टमैटिक नॉलेज ऑब्टेन बाय ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड साइंस। तो बच्चे, आज आप लोगों में थोड़ा सा डिफरेंस बताना चाहता हूँ, कि थोड़ी सी डिफरेंस डेफिनेशन बताना चाहता हूँ। कि देखें हमारे पास ये बिल्कुल सही है, दी कॉम्बिनेशन ऑफ दी सॉरी दी सिस्टमैटिक नॉलेज ऑब्टेन बाय ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट ऑफ साइंस। मतलब मैं एक और डेफिनेशन बनाना चाहता हूँ। देखें हमारे पास जो साइंस है ना, इसको हम लोग इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, डेफिनेशन बना सकते हैं, कि दी कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट। बच्चे, आप लोग इस डिफिनेशन की समझ आइए कि मैं लिखा है कि दी कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रोसेस एंड प्रोडक्ट। ये हमारे पास कॉम्बिनेशन है प्रोसेस का और प्रोडक्ट का। सही है। देखिए अब हम प्रोसेस किसे कहते हैं? कोई काम करने को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोसेस कहते हैं। जो हमारा रिजल्ट निकलता है हम उसे क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। सही है। देखिए आप लोगों को मैं थोड़ा साइंस से हटकर थोड़ा एग्जांपल देना चाहता हूँ, कि देखें हम लोग वो बीज बोते हैं ना, बीज हम लोग वो खेत में वो बीज बोते हैं, तो सब प्रोसेस करते हैं ना। हम लोग फर्टिलाइजर भी करते हैं उसे। उससे पहले हम लोग वो ऊपर हल वगैरह चलाते हैं, दाने ताकि जमीन के नीचे चले जाएं। सही है। तो ये सब प्रोसेस करने के बाद हमें रिजल्ट क्या मिलते हैं? उससे बीज से हमारे पास क्या अनाज उगते हैं। वो हमारे पास अनाज क्या है? रिजल्ट है, प्रोडक्ट है। और ये हम लोगों ने जो सारा प्रोसेस किया, ये सब जो हम लोगों ने काम किया, हमारा ये क्या चीज हो गई? प्रोसेस हो गई है। इस बात समझा गई है। अब देखें कि पहले जो ग्रीक लोग थे ना, हम तो उनका कहना ये था कि हमारे पास ये सन जो है ना, सन, तो सन मूव कर रहे, अर्थ क्या है? अपनी जगह कांस्टेंट रुकी हुई है, सन मूव कर रहे। तो कुछ टाइम के बाद इस पर प्रोसेस हुआ हुआ और इस तरह से प्रोसेस साइंटिस्ट ने किया, तो हमें रिजल्ट क्या मिला? कि नहीं, जो सन है ना वो तो रुका हुआ है, मूव क्या चीज करी? हमारे अर्थ मूव कर रही है। तो हमारे पास रिजल्ट क्या निकल के आया है? कि अर्थ मूव करती है। ये बात समझा गई है। देखिए आप लोगों ने पीछे 9th में पढ़ा था, ये हमारे पास एक डिजीज थी, हम मलेरिया कहते हैं। तो मलेरिया की डिजीज देखें कितने 100 साल तक, 200 साल से ज्यादा उसको काम किए। उसके बाद हमें क्या मिले? कि सबसे पहले तो पता नहीं था कि बीमारी है क्या चीज ना, फिर सब पता चला कि हाँ यार ये बीमारी किस किस चीज की बीमारी है, तो ये किस चीज से ट्रांसमिट होती है,
ये इसमें इसकी जो हमारे पास सिम्टम्स क्या है कि जब मलेरिया हो जाए तो क्या चीज होती है। तो ये पहले हमें पता ही नहीं था ये बीमारी किस चीज की है। तो सब प्रोसेस किया कि उस जगह पे गए, मर्शीज इलाके पर गए, उनके पानी को चेक किए, उसकी हवा को चेक किए। तो वहां पर उनकी किस तरह मतलब कि हवाएं, प्लूटन हवाएं, जो उनका वाटर है उसमें क्या कौन सी जम्स वगैरह पाए जाते हैं। तो ये सब चीजें स्टडी की थी ना। तो इतना बड़ा प्रोसेस करने के बाद हमें क्या रिजल्ट मिला था कि मलेरिया का काज कौन है, प्लाज्मोडियम है। मतलब कि वो उससे मॉस्किटो से हमारे पास ट्रांसमिट होता है। तो ये सब हमारे पास क्या चीज था, प्रोसेस था पीछे। तो हमें रिजल्ट क्या मिले कि हमारे पास किससे वो मतलब कि अगली बहुत पहले बातें होती किस चीज से, वो हमारे पास मॉस्किटो से हो रही थी। तो ट्रांसमिट आके किस चीज से हो रही थी, वो प्लाज्मोडियम का क्या कर रहा था अगले उसमें ट्रांसमिट कर रहा था अगले जो इन्फेक्शन, जो इन्फेक्टियस हमारे पास जो बैक्टीरिया है वो था, मॉस्किटो था। तो वो आगे ट्रांसफर कर रहा था जो हेल्दी पर्सन है उनको, सही है। अगर उनको काटता था उन्हें भी हो जाता था। तो ये हम मैं बात कर रहा हूँ कि देखिए सब प्रोसेस करने के बाद हमें क्या मिला, प्रोडक्ट मिला। तो बिल्कुल साइंस हमारे पास क्या चीज है, हमारे पास कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रोसेस एंड प्रोडक्ट। प्रोसेस और प्रोडक्ट हमारे पास क्या चीज है, कॉम्बिनेशन है। ये भी हम डिफिनेशन बना सकते हैं द स्टडी ऑफ द नेचुरल फिनोमेना। नेचुरल जो फिनोमेना है इसके बारे में स्टडी करने को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम साइंस कहते हैं, सही है। जैसे हम ये बारिश किस तरह से होती है, ये मौसमों का चेंज होना, ये अर्थ का मूव करना, ये सब चीजों के बारे में स्टडी, नेचुरल फिनोमेना है ना, इनके बारे में स्टडी करने को हम लोग क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। इस बात को हम लोग समझ आ गई ना, ये साइंस कहते हैं। तो अब हम लोग थोड़ा सा मजीद चलते हैं। तो साइंस को हम लोगों ने डिवाइड कर दिया था। पहली बात, साइंस को हम लोगों ने 3 ब्रांच में डिवाइड किया था ना, कि हमारे पास नॉलेज कितने किस्म का सकते हैं, नॉलेज को सॉरी हम लोगों ने कितनी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। एक हम लोग का हमारे पास यूनिवर्सल नॉलेज है, एक हम लोग फार्मल नॉलेज है। तो हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं ना वो यूनिवर्सल नॉलेज स्टडी कर रहे हैं, सही है। ये जो आगे जो सब ब्रांच हमारे पास साइंस की, जो साइंस है ना, ये हमारे पास यूनिवर्सल नॉलेज की ब्रांच है। मतलब ये साइंस, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस की हमारे पास कौन सा नॉलेज है, ये यूनिवर्सल नॉलेज है, सही है। तो हम लोगों ने साइंस को डिवाइड कर लिया है कितनी ब्रांच में, 2 ब्रांच में डिवाइड कर लिए। एक हम लोग कहते हैं फिजिकल साइंस, दूसरी को हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल साइंस। ये 2 हमारे पास टाइप्स आ गई थी उनकी। तो फिजिकल साइंस में हम लोग स्टडी कर रहे थे फिजिक्स के बारे में, और इसमें हम लोग केमिस्ट्री की स्टडी कर रहे थे, एस्ट्रोनॉमी वगैरह, ये सब चीजें हम लोग स्टडी किस में कर रहे थे, फिजिकल साइंस में। बायोलॉजिकल साइंस में हम स्टडी क्या, किसी के बारे में स्टडी कर रहे थे, बायोलॉजी, बायोलॉजी के बारे में स्टडी कर रहे थे। अब देखिए ये हमारे जो साइंस की 2 डिवीजन बनी है, ये किसकी बेस पर बनी थी, ये लिविंग और नॉन लिविंग की बेस पर बनी थी। ये जितनी भी लिविंग थिंग्स थी ना उसकी हम स्टडी बायोलॉजिकल साइंस में कर रहे थे, और जितनी भी हमारे पास जो नॉन लिविंग थी उनकी स्टडी हम लोग किसमें कर रहे हैं, फिजिकल साइंस में कर रहे हैं, सही है। अब बात करें फिजिक्स की, फिजिक्स हमारे पास किसकी ब्रांच है, फिजिकल साइंस की ब्रांच है। ये फिजिकल साइंस की हमारे पास क्या है, ब्रांच है, सही है। किसी चीज की भी हम लोग को बेसिक पता होनी जरूरी है ताकि हम लोग अगले कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें, सही है ना। तो हमारे पास ये फिजिक्स अब क्या चीज है ना, अब फिजिक्स की बारे में बात करते हैं कि ये फिजिक्स में हमारे पास इसकी भी डिवीजन हुई है, 2 मेन डिवीजन हुई है, सही है। ये जो फिजिक्स की साइंस की डिवीजन हुई है ना, ये साइंस की डिवीजन, ये तो लिविंग और नॉन लिविंग की बेस पर हुई है। तो फिजिक्स की जो हमारे पास अगर डिवीजन हुई है ना, वो पीरियड ऑफ द टाइम पे हमारे के लिहाज से हमारे पास क्या हुई, डिवीजन हुई है, सही है। तो ये 2 डिवीजन हमारे फिजिकल साइंस की टाइम के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो वो 2 हमारे पास जो थी वो एक थी सॉरी हमारे पास न्यूटोनियन फिजिक्स थी, मतलब कि न्यूटन की फिजिक्स थी। तो दूसरी फिजिक्स हमारे पास जो थी आइंस्टाइन फिजिक्स थी, और जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मॉडर्न फिजिक्स भी कहते हैं, सही है। आइंस्टाइन फिजिक्स के 2 नाम है, जिसे हम मॉडर्न फिजिक्स भी कहते हैं, और इसके न्यूटन फिजिक्स को हम लोग न्यूटोनियन फिजिक्स भी कहते हैं। ये 2 हमारे पास ये फिजिक्स की ब्रांचें थी, न्यूटोनियन फिजिक्स, आइंस्टाइन फिजिक्स थी। तो ये हमारे पास टाइम की ड्यूरेशन पर हम लोगों ने इसकी हमने डिवीजन की। देखो न्यूटोनियन फिजिक्स हमारे पास में भी तकरीबन 16 सेंचुरी से 1779 तक में भी इस तरह की ड्यूरेशन इसकी की ड्यूरेशन थी। तो हम लोग ये कह सकते हैं सिंपल कि 18 सेंचुरी से जो पहले की जो फिजिक्स थी ना, हम इसे न्यूटोनियन फिजिक्स कहते हैं। जो 18 से जो अबाव मतलब कि अब जो हमारे पास चल रही है हम इसे क्या कहते हैं, मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं, दूसरों या आइंस्टाइन फिजिक्स कहते हैं, सही है। तो ये न्यूटन फिजिक्स और आइंस्टाइन की फिजिक्स में भी बड़ा डिफरेंस है। देखिए सबसे पहले डिफरेंस, मेन डिफरेंस हमारे पास क्या चीज है, कि मेन डिफरेंस बच्चे ये शायद मैं कहता हूँ कि बहुत कम लोग ये चीज आपको बताएंगे। तो अभी तक मैंने ऐसी कोई लेक्चर वगैरह नहीं देखा कि इसमें उन लोगों ने ये चीजें बताई होगी। तो देखें कि हमारे पास ये न्यूटोनियन फिजिक्स और आइंस्टाइन फिजिक्स ना, तो न्यूटन फिजिक्स और आइंस्टाइन फिजिक्स में मेन डिफरेंस किस चीज के, सबसे पहले जो चीज ये है ना कि न्यूटन जो हमारे पास स्टडी कर रहा था किस चीज के बारे में, वो मैक्रो चीजों के बारे में स्टडी कर रहा था, मैक्रो। और आइंस्टाइन किस चीज के बारे में स्टडी कर रहा था,
बारे में स्टडी कर रहा था, और आइंस्टाइन हमारे पास किस चीज के बारे में स्टडी कर रहा था, माइक्रो चीजों के बारे में स्टडी कर रहा था। आप लोग मैं सिंपल बताऊं ना तो मैक्रो चीजों के बारे में मतलब क्या है और माइक्रो चीजों के बारे में मतलब क्या है कि आइंस्टाइन जो था ना, आइंस्टाइन ये हमारे पास उन चीजों के बारे में स्टडी कर रहा था ना कि जिनकी जो स्पीड है ना वो लाइट ऑफ स्पीड से ज्यादा हो, सही है। उन चीजों के बारे में स्टडी कर रहा था जिनकी स्पीड क्या हो हमारे पास लाइट ऑफ स्पीड से क्या हो जाए ज्यादा हो, तो उन चीजों की स्टडी हमारे पास कौन कर रहा था, आइंस्टाइन कर रहा था। और न्यूटन जो था सिंपल हमारे पास किस चीज की स्टडी कर रहा था, मैक्रो चीजों की स्टडी कर रहा था। ये बात आपको समझ आ गई है। सबसे मेन डिफरेंस हमारे पास ये है। तो आगे डिफरेंस दूसरी चीज हमारे पास क्या चीज है, दूसरा डिफरेंस ये है कि न्यूटन का जो लॉ था, न्यूटन कह रहा था ना कि वो हर जो चीज हमारे पास मोशन में वो मोशन में ही रहेगी। हमारे पास फर्स्ट लॉ उसने 3 लॉ दिए गए थे, उसने 3 लॉ दिए थे। फर्स्ट लॉ यही था कि हमारे पास जो एक चीज मोशन में तो वो मोशन में ही रहेगी, एक चीज रेस्ट में तो वो रेस्ट में ही रहेगी, एक चीज मोशन में तो मोशन में उस वक्त तक रहेगी कि जिस टाइम तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, तो वो बॉडी अपनी स्टेट को कंटिन्यूअस फॉर्म में रखेगी, उस फॉर्म चेंज नहीं होगी। अगर बॉडी मोशन में तो वो मोशन में रहेगी, उस वक्त मोशन में रहेगी कि जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। कि हमारे पास कौन कह रहा था, कि न्यूटन चाचा कह रहा था, सही है। न्यूटन ने हमें ये बताया था। तो आइंस्टाइन ने कहा था कि ये बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, हमारे पास ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि कोई चीज मोशन में वो मोशन में रहेगी, कोई चीज रेस्ट में होगी अंडर द एक्शन ऑफ द नेट फोर्स जीरो। हमारे पास जब नेट फोर्स हमारे पास क्या हो जीरो, तो उसने कहा था कि रिलेटिविटी है, रिलेटिविटी। इसने रिलेटिविटी का हमारे पास कॉन्सेप्ट दिया था आइंस्टाइन ने। ये हमारे पास एक बहुत फेमस का कॉन्सेप्ट था, रिलेटिविटी का एक लॉ था हमारे पास। तो देखिए रिलेटिविटी क्या चीज, वो रिलेटिविटी कहते हैं कि ये मोशन है या कोई रेस्ट है, ये ऑब्जर्वर पर डिपेंड करती है, उसका सराउंडिंग पे डिपेंड करती है कि उसका ऑब्जर्वर के लिहाज से वो चीज किस। अगर देखें रिलेटिविटी के ऑब्जर्वर के लिहाज से बॉडी मोशन में तो वो मोशन में, ऑब्जर्वर के लिहाज से चीज हमारे पास रेस्ट में तो वो चीज हमारे पास क्या चीज है, वो रेस्ट में, सही है। उसने ये हमारा रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट दिया था। तो रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट उसने मतलब कि अपनी इक्वेशन से दिया था, इक्वेशन से निकाल के हमारे ये रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट दिया था। तो देखें रिलेटिविटी को हम लोग सिंपल एग्जाम्पल में ये समझ सकते हैं इस तरीके से कि देखें हम गाड़ी में बैठे होते हैं तो हम अपने साथ वालों को देखते हैं तो हमारे क्या लगते हैं, हमें रेस्ट में लगते हैं, और हम बाहर किसी इंसान को खड़े हुए देखते हैं तो वो हमें इस तरह लग रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। ये रिलेटिविटी है, सही है। और अगर वो जो खड़ा है तो वो हमें देखते हैं, वो हमें देखते उसे लगता है कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं, मोशन में। तो अगर हम खुद को एक दूसरे को देखते हैं हम कहते हैं हम रेस्ट में, बाहर वालों को हम लगता है हम मोशन में, सही है। ये हमारे पास क्या चीज है, रिलेटिविटी है। हमारे पास ये चीज क्या है, रिलेटिविटी। तो आइंस्टाइन ने कहा ये इस तरह नहीं है, हमारे पास रिलेटिविटी है, ये रिलेटिविटी का कांसेप्ट है, सही है। अब दूसरी बात हमारे पास ये है कि हमारे पास न्यूटन ने कहा था कि लाइट हमारे पास एज अ पार्टिकल मूव करती है, लाइट हमारे पास क्या करती है, एज अ पार्टिकल मूव करती है। मगर आइंस्टाइन ने कहा कि नहीं, लाइट एज अ वेव मूव करती है, लाइट एज अ वेव मूव। उसने इस बेस पर बोला था कि लाइट एज अ वेव मूव करती है। उसने कहा कि लाइट एज अ वेव मूव नहीं करती है, लाइट एज अ पार्टिकल मूव करती है। तो हमारे पास लाइट ग्लास के अंदर से किस तरह पास हो जाती है, हालांकि होना तो ये चाहिए अगर लाइट एज अ वेव मूव करे, एज अ पार्टिकल मूव करे, जब वो ग्लास के अंदर से जाए तो ग्लास को तोड़कर उसके अंदर से निकल जाए। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट हमारे पास होता ही नहीं है। लाइट से पास हो जाती है, किससे, ग्लास से पास हो जाती है, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ग्लास पर। तो उसने कहा इस तरह नहीं हो सकते। अगर हम लोग माइक्रोस्कोप की देखें तो माइक्रोस्कोप में जब स्टडी करते हैं लाइट माइक्रोस्कोप में, तो लेंस से हम लोग उसको जब पास करते हैं तो ये होना चाहिए कि अगर लाइट एज अ पार्टिकल मूव करती है तो उस लेंस को फाड़कर, लेंस को तोड़कर वो पास हो। मगर हमारे पास ये तो बिल्कुल कुछ नहीं होता है। उसने कहा नहीं, लाइट इज पार्टिकल मूव नहीं करती है, लाइट इज वेव मूव करती है। तो देखें कि हम कह सकते हैं लाइट इज पार्टिकल तो भी मूव करती है, लाइट इज पार्टिकल मूव करती है। इसकी क्या दलील है, तो ये देखें लाइट अगर पार्टिकल मूव ना करे तो हमारे पास जो सोलर पैनल होते हैं, सोलर पैनल, तो वो अगर सोलर पैनल पर वो लाइट एज अ पैक की फॉर्म में आती है, पैक की फॉर्म में आती है और उसके इलेक्ट्रॉनों को निकलती है। अगर लाइट इज अ वेव मूव करे तो वो कभी भी हमारे पास सोलर पैनल्स को की कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सके, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉनों को नहीं निकाल सके। तो लाइट इज अ पार्टिकल भी मूव करती है, एज अ पैक की फॉर्म में आती है और हमारे पास जिस तरह सोलर पैनल पर लगती है उसके इलेक्ट्रॉनों को निकलती है। ये बात आप लोग समझ आ गई है ना। लाइट इज अ वेव, दो डिफरेंस हमारे पास हम स्टडी कर रहे हैं, बल्कि 3 कर लिए। एक ये बोला है कि हमारे पास जो ये न्यूटन था वो मैक्रो चीजों के बारे में स्टडी कर रहा था, आइंस्टाइन हमारे पास माइक्रो चीजों के बारे में स्टडी कर रहा था। तो न्यूटन ने हमारे पास उसने लॉ दिए थे, तो 3 लॉ उसने दिए थे, उसने उसके मुकाबले में उसने रिलेटिविटी का लॉ आइंस्टाइन ने दिया था। तो ये हमारे पास देखिए न्यूटन के हमने न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे। दूसरा लॉ से न्यूटन ने ये भी दिया था कि हमारे पास है F = ma
उसने ये बोला था कि एक बॉडी जो है, एक बॉडी पर जब फोर्स लगाएंगे, उस फोर्स में हमारे पास एक्सेलरेशन पैदा होगी, और वो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी उस चीज की, उस पे लगने वाली फोर्स के उसके इनवर्सली प्रोपोर्शन होगी हमारे पास उसके मेज पर। जब हम जितना मेज ज्यादा करेंगे तो हम उसमें एक्सेलरेशन कम पैदा होगी, हम लोग जितनी फोर्स को ज्यादा करेंगे तो उतनी ही ज्यादा हमारे पास क्या पैदा होगा उसके अंदर हमारे पास क्या एक्सेलरेशन पैदा होगा, फोर्स को ज्यादा करेंगे। ये हमारे पास जो बेसिक डिफरेंस था हमारे पास ये आइंस्टाइन और न्यूटन फिजिक्स में। और न्यूटन फिजिक्स आइंस्टाइन फिजिक्स में हमारे पास जो एक और डिफरेंस भी है वो इलेक्ट्रिसिटी का डिफरेंस हमारे पास पाए जाते हैं। इसके इन दोनों के कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी डिफरेंस थे। समझ आया कि आप लोगों को बात की ना? तो हालांकि ये इलेक्ट्रिसिटी का जो था ना वो आइंस्टाइन नहीं दिया था, ये दो साइंटिस्ट और थे, उन लोगों ने मॉडर्न फिजिक्स में ये लोगों ने ये चीज इलेक्ट्रिसिटी के बारे में स्टडी किया था। तो सही है, बात समझ आ गई आप लोगों को ना? ये हमारे पास बेसिक डिफरेंस है ये न्यूटन फिजिक्स आइंस्टाइन फिजिक्स के बारे में। अब हम आते हैं अपनी फिजिक्स की तरफ। तो फिजिक्स क्या चीज है? देखिए फिजिक्स के हम लोग डेफिनेशन स्टार्टिंग से शुरू से करते आ रहे हैं कि स्टडी फिजिक्स द स्टडी ऑफ द मैटर एंड एनर्जी एंड म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन द मैटर एंड एनर्जी। बच्चे देखें, हम लोग मैटर की स्टडी तो हम लोग बिल्कुल समझ आती है कि मैटर व्हाट इज मैटर, एनर्जी की समझ भी हमें आती है एनर्जी क्या चीज है, और बहुत से बच्चों को सिर्फ ये म्यूचुअल रिलेशनशिप की समझ नहीं आती है कि ये म्यूचुअल रिलेशनशिप क्या चीज है। तो देखें पहले हम स्टडी करते हैं मैटर के बारे में, ये मैटर हमारे पास क्या चीज होती है। देखें मैटर 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 हम कहते हैं एनीथिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। एनीथिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज जो वजन रखे और जगह घेरे, हम उसे क्या कहते हैं, हमारे पास वो क्या चीज है, वो मैटर है। और एनर्जी क्या चीज है, द कैपेसिटी ऑफ द बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड मैटर। बात समझ आप लोगों को आ गई है? ये क्या चीज है, मैटर। हमारे पास एनर्जी क्या चीज है, मैटर है। ये हमारे पास मैटर क्या चीज होती है, हमारे पास मेज होते हैं ना, मेज होते हैं, सही है। और एनर्जी हमारे पास, दूसरी चीज हमारे पास क्या आ जाती है, एनर्जी आ जाती है। ये दो चीजें हैं। अब मैटर हम लोगों के मैटर के हमारे पास तीन स्टेट हैं। मैटर के तीनों स्टेट किस चीज की बुनियाद पर हैं? तो मैटर के हम लोग स्टार्टिंग से ये पढ़ते आते हैं। मैटर की ये हमारे पास दो प्रॉपर्टी बताते हैं कि मैटर हैव डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट वॉल्यूम, और लिक्विड है डिफरेंट वॉल्यूम एंड इनडिफरेंट शेप, और गैस है नो इनडिफिनिट शेप एंड इनडिफिनिट वॉल्यूम। तो बच्चे आप लोगों को सिंपल सा कॉन्सेप्ट देता हूं कि हमारे पास ये सिर्फ जो ये मैटर की जो हमारे पास डिवीजन हुई है ना, वो सिर्फ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बुनियाद पर हुई है। मैं आप लोगों से बात को प्रूफ करके दे रहा हूं, इसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बुनियाद पर हुई है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि हम लोग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के कॉन्सेप्ट को जब मैटर के अंदर से निकाल दें तो कोई एक बंदा भी हमें मैटर की स्टेट्स के बारे में स्टडी कर कोई सकता ही नहीं है। क्योंकि देखें, मेरी बात सुने, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या चीज है? देखें, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हमारे पास जो मॉलिक्यूल के दरमियान जो अट्रैक्शन फोर्स है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, हमारे पास ये क्या चीज है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, सही है। इंटरमोलिकुलर फोर्स हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल के दरमियान जो अट्रैक्शन फोर्स होती है, जो अट्रैक्टिव फोर्स है, हम उसे क्या कहते हैं, हमारे पास क्या चीज, इंटरमोलिकुलर फोर्स है। अब देखो सॉलिड में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से उनकी एक फिक्स शेप होती है। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से उनके फिक्स वॉल्यूम होते हैं। फिक्स वॉल्यूम क्यों होते हैं? कि हमारे पास फोर्स इंटरमोलिकुलर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के दरमियान, उनके मॉलिक्यूल के दरमियान बहुत ज्यादा स्पेस हमारे पास कम होती है, बहुत स्पेस कम होती है। इस वजह से उनके एक स्पेसिफिक वॉल्यूम होते हैं, उन पर एक दूसरे को फ्रीली मूव नहीं करते हैं।